हेलो फ्रेंड्स, बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बर्थ कंट्रोल की या कॉन्ट्रासेप्शन की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, बड़े अलार्मिंग रेट से इंक्रीज हो रही है ना। और इस पॉपुलेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए जो मेथड्स बताई गई हैं, उन मेथड्स को हम मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल कहते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, है ना। और बर्थ कंट्रोल की मीनिंग है कि हमने अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करना है, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल मीन्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। और कॉन्सेप्शन का अर्थ होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन हो जाना है को हम कॉन्सेप्शन कहते हैं। तो हमने फर्टिलाइजेशन को रोकना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है, और इससे रिलेटेड जितनी भी मेथड्स होंगी, जितनी भी डिवाइसेस होंगी, वो सारी डिवाइसेस बर्थ कंट्रोल की डिवाइसेस कहलाएंगी या बर्थ कंट्रोल की मेथड्स कहलाएंगी। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या, किसे हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहेंगे? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। द फर्स्ट वन, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। जो भी यूजर है, जो भी उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मींस यूजर को किसी तरह का नुकसान वो ना पहुंचाता हो। शुड बी इजीली अवेलेबल, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मींस अगर कॉन्सेप्शन के लिए या अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कोई उसे यूज कर रहा है, तो वो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट भी करे, है ना। और अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कहलाएगा। लीस्ट और नो साइड इफेक्ट, पहले तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर साइड इफेक्ट है भी तो वो बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। और शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, है ना। और किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ड्राइव से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब जो उसका सेक्सुअल ड्राइव है वो कम नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करके। तो तब हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दो तरह की मेथड्स अवेलेबल हैं। एक हम टेम्परेरी मेथड कहते हैं और दूसरे को हम परमानेंट मेथड कहते हैं। टेम्परेरी मेथड मींस ऐसी मेथड जिससे केवल एक कुछ समय के लिए ही कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, कुछ समय के लिए ही बर्थ कंट्रोल हो सकता है, इसे हम कहेंगे टेम्परेरी मेथड। और परमानेंट मेथड मींस अगर इन मेथड को हमने अडॉप्ट कर लिया तो हमेशा के लिए कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। मींस फर्टिलाइजेशन आगे कभी नहीं होगा। तो इस तरह की मेथड को हम परमानेंट मेथड कहेंगे। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी मेथड की। टेम्परेरी मेथड मींस मेथड्स दैट प्रिवेंट कॉन्सेप्शन मींस फर्टिलाइजेशन का हो जाना ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए बर्थ कंट्रोल करता हो, ऐसी मेथड्स क्या कहलाएंगी? टेम्परेरी मेथड कहलाएंगी। रेगुलर यूज इज नेसेसरी फॉर कॉन्टिन्यूअस अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हमने प्रेगनेंसी को लगातार रोके रखना है तो इस तरह की मेथड्स का हमने रेगुलर यूज करना पड़ेगा, रेगुलर यूज नेसेसरी होगा। तो इस तरह की मेथड्स को हम टेम्परेरी मेथड कहेंगे। टेम्परेरी मेथड के अंदर कई तरह की मेथड्स इंक्लूड है, जैसे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, हार्मोनल मेथड है ना, या इसके अलावा कुछ और भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड मीन्स जो लंबे समय से, जो प्राचीन काल से जो मेथड्स चली आ रही हैं, है ना। और नेचुरल मेथड मीन्स हमने नेचर को फॉलो करना है इसमें। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवा एंड स्पर्म मीटिंग, है ना। ओवा और स्पर्म की मीटिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ऐसी मेथड जो ओवा और स्पर्म की मीटिंग को नेचुरली प्रिवेंट करती हैं, इस तरह की मेथड को हम नेचुरल मेथड कहेंगे। और नेचुरल मेथड में सबसे पहली मेथड है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड, है ना। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ना। 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। उस 28 दिन में 14वें दिन क्या होगा? ओवुलेशन होगा। 1 से 14 और 14 से 28, 14वें दिन ओवुलेशन है, ओवा बाहर आएगा और इसके बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो इस मेथड में हमने क्या करना है कि 10 से लेकर 18वें दिन तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है।
है ना, क्योंकि हो सकता है कि ओवुलेशन 14वें दिन से 1-2 दिन आगे हो गया हो, पहले हो चुका हो, या 14वें दिन के 1-2 दिन बाद हो रहा हो, लेकिन उससे पहले ओवुलेशन नहीं होगा। तो इस तरह की मेथड में हमने 10 से लेकर 18वें दिन तक, यह हम कह सकते हैं कि 10 से लेकर 17वें दिन तक यह आपको ओवुलेशन का चांस है ना इन डेज में। तो इन डेज के अंदर अंदर हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को नहीं करना है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है ना। इससे पहले 10 से पहले हम अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सेफ सेक्स कहलाएगा, और 17 दिन के बाद भी वो सेफ सेक्स कहलाएगा। लेकिन 100% सेफ मेथड नहीं है ये, 100% सेफ मेथड इनको नहीं माना जा सकता। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड के अंदर हमने क्या करना है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने देखना है कि किस दिन से किस दिन तक चल रही है ना। पहला दिन और 28वां दिन क्या है, और पहले दिन से 9वें दिन तक हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, और 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक हम सेक्सुअल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और 10 और 17वें दिन के बाद अगर हम करते हैं तो फिर भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, मींस अननेसेसरी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो पहली मेथड है नेचुरल मेथड के अंदर पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। द सेकंड मेथड इज कॉर्टियस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। कॉर्टियस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड, कॉइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड की अगर बात करें तो इस मेथड के अंदर हमने पेनिस को विड्रॉ करना है ना। कब? सीमेन के रिलीज होने से पहले। हम जानते हैं कि कॉइटियस के दौरान कुछ देर बाद वेजिना में सीमेन रिलीज हो जाता है ना। तो उस सीमेन को हमने वेजिना में रिलीज नहीं करना है ना। और सीमेन के रिलीज होने से पहले ही, इजाकुलेट होने से पहले ही हमने पेनिस को विड्रॉ कर देना है। तो इस मेथड को हम कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजिना। ठीक है, बिफोर इजाकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले, सीमेन के रिलीज होने से पहले ही हमने पेनिस को वेजिना से विड्रॉ करना है। तो इस तरह की मेथड कॉइटस इंटरप्टस कहलाएगी या विड्रॉल मेथड इसको हम कहते हैं। और तीसरी जो मेथड है नेचुरल मेथड के अंदर, जो थर्ड मेथड आएगी, दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड बात करती है कि चाइल्ड बर्थ के बाद लगभग 6 महीने तक प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता। तो चाइल्ड बर्थ के बाद 6 महीने तक अगर हम सेक्सुअल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस समय फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो बिना किसी सेफ्टी के चाइल्ड बर्थ की बात हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं केवल 6 महीने तक। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 6 मंथ है ना। वो 6 मंथ है फॉलोइंग पर्चुरेशन। पर्चुरेशन के बाद केवल 6 महीने का इसका पीरियड है। तो इन 6 महीने में अगर हम सेक्सुअल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो किसी भी तरह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। मींस हम क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी प्रेगनेंसी को हमको अवॉइड कर सकते हैं उन 6 महीने के अंदर। तो नेचुरल मेथड में 3 मेथड आएगी, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। अब बात करेंगे दूसरी मेथड की। दूसरे मेथड में आएगा बैरियर मेथड। सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है बैरियर मेथड, और इसके बारे में सभी लोग हम जानते भी हैं। तो बैरियर मेथड क्या करेगा कि स्पर्म एंड ओवा को मीट नहीं होने देगा। ठीक है, ड्यू टू फिजिकल बैरियर। ठीक, स्पर्म एंड ओवा डू नॉट मीट ड्यू टू फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के कारण स्पर्म एंड ओवा आपस में मीट नहीं कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये बैरियर मेथड अवेलेबल है। मेल की अगर बात करें तो मेल के लिए जो रबर की बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉन्डोम कहते हैं, जो पेनिस को कवर करेगा, है ना, जो पेनिस को कवर करेगा एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के समय पेनिस को कवर करेगा, और जिससे क्या होगा कि जो मेल का सीमेन है फीमेल की वेजिना में इंटर नहीं कर पाएगा। जब भाई सीमेन वेजिना में इंटर नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। हिंदी में इसको निरोध के नाम से हम जानते हैं, और लेटेक्स का बना हुआ है ये। ठीक है, जो कॉन्डोम है ये लेटेक्स शीट है, और हिंदी में इसको निरोध के नाम से जाना जाता है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको आरसीएस प्रोग्राम के तहत फ्री में वितरित किया जाता है, फ्री में इसको बांटा जाता है। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए फेमिडोम है, इसको हम फीमेल कॉन्डोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी लेटेक्स का बना हुआ ही स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन से पहले, कॉइटस से पहले फीमेल इसको अपने वेजिनल स्ट्रक्चर में लगा लेगी, जिससे क्या होगा, मेल का सीमेन फीमेल वेजिना में इंटर नहीं कर पाएगा। कॉन्डोम एंड फेमिडोम इज ऑल्सो द सेफगार्ड अगेंस्ट एड्स एंड अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्स के दौरान जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं, उन डिजीज से भी कॉन्डोम एंड फेमिडोम बचाता है। इसके अलावा सर्विकल कैप है और वेजिनल डायफ्राम है, ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये फीमेल, ये भी रबर के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिसको फीमेल इंसर्ट करती है कोइटस से पहले अपनी वेजिना में, है ना। और ये क्या करेगा, ये सर्विकल कैप और वेजिनल डायफ्राम मेल के सीमेन को फीमेल के वेजिना में इंटर नहीं होने देगा। तो ये बैरियर मेथड के अंदर आएंगी। इसके बाद जो तीसरी मेथड है, दीज आर द केमिकल मेथड। ये मेथड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली मेथड है। तो इस मेथड के अंदर कुछ केमिकल्स आएंगे या कुछ टेबलेट्स आएंगे, जैसे फोम टेबलेट हैं, जेलीज हैं, ये क्रीम है ना। ये जो फोम टेबलेट है इसको वेजिना में डाला जाएगा, जेलीज को वेजिना में लगाया जाएगा, या क्रीम को वेजिना में लगाया जाएगा। ये जो फोम टेबलेट हैं, जेलीज हैं या क्रीम हैं, ये कंटेन करती हैं स्पर्मिसाइड्स को। स्पर्मिसाइड्स को मतलब स्पर्म को किल करने वाले केमिकल्स को ये कंटेन करेंगी, ठीक है। ये फोम टेबलेट, जेलीज एंड क्रीम स्पर्म को किल करने वाले केमिकल्स को कंटेन करती हैं। और स्पर्म को किल करने वाले केमिकल जैसे हैं लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, बोरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। ये सारे कुछ केमिकल्स हैं, स्पर्मिसाइड केमिकल्स ये कहलाते हैं। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट भी है। ये केमिकल स्पर्म को किल करते हैं, ठीक है। फोम टेबलेट, जेलीज या क्रीम स्पर्मिसाइड्स केमिकल को कंटेन करेंगी और कोइटस से पहले, सेक्सुअल प्रैक्टिस से पहले इसको फीमेल अपने वेजिना वाले पोर्शन में लगा लेगी, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर देगी। तो जब मेल अपने सीमेन को वेजिना में इजैकुलेट करेगा, तो एट द टाइम द स्पर्म्स प्रेजेंट इन द सीमेन आर किल्ड बाय दीज स्पर्मिसाइड केमिकल्स। इन स्पर्मिसाइड केमिकल से वो किल हो जाएगा। तो इसमें अगर फोम टेबलेट की बात करें तो फोम टेबलेट में स्पॉन्ज करके एक टेबलेट आती है, स्पॉन्ज टुडे करके टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो टेबलेट है ये स्पर्म को किल करने की एबिलिटी रखती है। नॉन ऑक्सिनॉल, इसमें जो केमिकल है इसका वो नॉन ऑक्सिनॉल है, नॉन ऑक्सिनॉल केमिकल है, ये स्पर्मिसाइड केमिकल है। और इसके अलावा क्रीम की बात करूं तो मार्केट में जो क्रीम कॉमनली अवेलेबल है, ये डेल्फेन करके क्रीम है मार्केट में, ये अवेलेबल रहेगी। ये भी स्पर्मिसाइड केमिकल्स को कंटेन करेगी। सबसे खास बात यह है कि नॉन एलर्जिक होती है ये, ठीक है। ये नॉन एलर्जिक होती हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस मेथड के अलावा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं, आईयूडीज हैं, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आएंगी और ये भी एक तरह का टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं या आईयूडीज हैं, ये प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिसको डॉक्टर के द्वारा फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है वेजिनल वे से। और 3 तरह की आईयूडीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की अगर बात करें तो लिप्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। लिप्स लूप के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। कॉपर में CUT या CU7 इस तरह से ये अवेलेबल हैं। और हार्मोन रिलीजिंग अगर आईयूडीज की अगर मैं बात करूं, प्रोजेस्टासॉर्ट करके है ये, प्रोजेस्टासॉर्ट या फिर LNG-20 के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहती है और डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट की जाती है। ये इसको कोई व्यक्ति
खुद फीमेल के वेजिना में, फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट नहीं कर सकता, डॉक्टर इसको इंसर्ट करेगा। और ये भी एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माने जाते हैं, ये आईयूडीज भी अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव माने जाते हैं। इसमें जो कॉपर का आयन होगा ये क्या करेगा, स्पर्म मोटिलिटी को, स्पर्म के मूवमेंट को सप्रेस कर देगा, स्पर्म के मूवमेंट को रोकेगा और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देगा। जबकि जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है ना, ये इंप्लांटेशन नहीं होने देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो ये फर्टिलाइज एग को इंप्लांट होने नहीं देंगी। तो ये था इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसके अलावा कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी मार्केट में अवेलेबल हैं, है ना, जिनको हम पिल्स के नाम से भी जानते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या पिल्स। और ये पिल्स, दो तरह की पिल्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, एक कंबाइंड पिल और दूसरी मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल में जैसे कि नाम ही इसका बता रहा है कि इसमें एस्ट्रोजन रहेगा प्लस प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। और मिनी पिल की अगर बात करें तो मिनी पिल में केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा। ठीक है, ये हार्मोनल पिल्स होती हैं। कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन रहेगा, जबकि मिनी पिल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा। ये जो पिल्स हैं ये क्या करेंगी, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगी, है ना, और यूट्रस को अनसुटेबल बनाएंगी, किसके लिए, इंप्लांटेशन के लिए, इंप्लांटेशन नहीं होने देंगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं ये प्रिवेंट ओवुलेशन, और इसके अलावा हम कह सकते हैं मेकिंग एंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन नहीं होने देंगी। तो ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगी और इंप्लांटेशन नहीं होने देंगी। मार्केट में जो मोस्ट कॉमन अवेलेबल पिल्स हैं, जो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, उसमें माला डी एंड माला एम है। माला डी एंड माला एम, इस नाम से पिल्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। हालांकि काफी ज्यादा रिस्की भी हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं इन पिल्स के, तो बहुत ज्यादा इनको यूज नहीं करना चाहिए और डेली बेसिस पर इन पिल्स को यूज किया जाता है। अगर हमने क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्शन करना है, बर्थ कंट्रोल करना है, तो डेली बेसिस पर इन पिल्स को लेना पड़ता है। एक पिल्स मार्केट में और अवेलेबल है, बहुत ज्यादा फेमस है, सहेली, है ना, एक पिल्स सहेली के नाम से अवेलेबल है। तो सहेली को डेवलप किया गया है सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा। सीडीआरआई लखनऊ ने इस पिल को डेवलप किया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका फुल फॉर्म। और ये नॉन स्टेरॉइड पिल है, ये तो स्टेरॉइड पिल है। कंबाइंड पिल या मिनी पिल की बात करें, माला डी माला एम है, इसमें स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट है, मिनी पिल में प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये एस्ट्रोइड हार्मोन कहलाते हैं। तो जो सहेली है ये नॉन स्टेरॉइड पिल है। और इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है ना, इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है सेंट क्रोमेन, जो केमिकल प्रेजेंट है इसमें, ये इस इंप्लांटेशन को रोकता है। ये सेंट क्रोमेन क्या करेगा, प्रिवेंट इंप्लांटेशन। ये केमिकल इंप्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक, इसके अलावा हार्मोन भी मार्केट में, हार्मोनल इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम डेपो प्रोवेरा के नाम से जानते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसे हम डेपो प्रोवेरा के नाम से जानते हैं। और 3 मंथ में इसको एक बार लगाना जरूरी होता है। फीमेल इसको अगर 3 मंथ में एक बार लगाती है तो ये क्या करेगा, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ओवुलेशन को प्रिवेंट ये करता है। इसके अलावा मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से मार्केट में एक पिल और अवेलेबल है। इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं।
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, उस दौरान सेक्सुअल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर दिया है, तो तब जाकर इसका यूज किया जाता है। और इसको लगभग टेकन विद इन 72 आवर, फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे के अंदर लेना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे के अंदर अंदर इसको लेना जरूरी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो टेम्परेरी मेथड के तौर पर यूज की जाती है। बर्थ कंट्रोल के लिए टेम्परेरी मेथड के तौर पर यूज लंबे समय से की जाती रही है। अब जो परमानेंट मेथड है ना, अगर परमानेंट मेथड की बात करते हैं, सर्जिकल मेथड है ना, और इसमें क्या किया जाएगा, स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा सर्जरी के द्वारा। इस परमानेंट मेथड में स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा सर्जरी के द्वारा। मेल में इस तरह की मेथड को वैसेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल में इस तरह की मेथड को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी में क्या करेंगे, जैसे ये टेस्टिस है, 2 टेस्टिस हैं, और ये क्या है, वॉज डिफरेंस करके आती है ना, ऐसे वॉज डिफरेंस करके आएगी। तो इसमें वॉज डिफरेंस को कट किया है, कट एंड टाइट, है ना। वॉज डिफरेंस को कट करेंगे और कट करने के बाद उसको टाइट कर देंगे, बांध देंगे, कट एंड टाइट। किसको, वॉज डिफरेंस को, है ना। तो जिससे क्या होगा, जो स्पर्म यहां बनेंगे वो स्पर्म अब यहां से कट हो गया है, तो वो स्पर्म यहां से पेनिस के थ्रू बाहर नहीं आ पाएंगे। जब स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट रहेगा हमेशा के लिए। अगर एक बार इस तरह की सर्जरी कर दी तो फिर हमेशा की छुट्टी है, फिर आगे किसी तरह के टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं करना है। तो मेल में वॉज डिफरेंसिया को कट किया जाता है, इसीलिए इसे वैसेक्टोमी के नाम से हम जानते हैं। और फीमेल में हम क्या करेंगे, जैसे ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, और ये यूट्रस है ना, और ये दिस इज वेजिना। यहां आपको मेल क्या करता है, अपने स्पर्म को, सीमेन को इजैकुलेट करता है। अब ये ओवरी एग रिलीज करेगी और इस एग को इधर पहुंचाया जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और यहां से स्पर्म आकर इस फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट एग के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पार्टिसिपेट करके फीमेल को प्रेग्नेंट करता है। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, फीमेल में जो परमानेंट मेथड है, इसमें हमने फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना है, कट एंड टाइट, है ना। फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट करना है, कट के दोनों लूप्स को टाइट कर देना है। जिससे क्या होगा कि भाई एग अगर आता भी है तो एग स्पर्म के साथ मीट नहीं कर पाएगा, और जब एग स्पर्म के साथ मीट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेल में जो परमानेंट मेथड है इसे हम वैसेक्टोमी, और फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी इसलिए क्योंकि वॉज डिफरेंसिया को कट एंड टाइट किया जाता है, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी इसलिए क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट किया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, देखने के लिए आगे बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।